साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों, आपने कई बार ये सुना होगा कि जब घड़ा भरता ना पाप का, तो अल्टीमेटली वो फूटता भी है। तो इनका भी जो है घड़ा भर चुका है पाप का, और जिस कारण से जो अमेंडमेंट्स दिखाई दी है 144 बी एन एस एस में, वो ना केवल लाभदायक दिखे पुरुषों के लिए, अपितु एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है जवाइयों के पक्ष में। साथियों, बेसिकली होता क्या है खर्चे के केस में कि आपकी पत्नियां जो है आप पर केस करती हैं, अल्टीमेटली आपसे मांगती है मेंटेनेंस, और उनके पिताजी या माताजी भी उनके साथ देते हैं, और वो भी जो है कोर्ट रहते हैं। और बार बार आपको एक ही बात जो है याद दिलाई जाती है कि तुम्हें खर्चा देना ही पड़ेगा। बेसिकली जो हमारा माइंड सेट है ना, वो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कानून तो अपनी जगह है, पर हमको भी ये सिखा दिया गया है कि अगर आपने शादी कर ली है तो आपका ये नैतिक दायित्व है या आपका वैधिक दायित्व है टू मेंटेन योर वाइफ। उसके बाद लड़कों ने जो है बनाई प्लानिंग कि अगर हम बेरोजगार हो जाएं तो हमको जो है अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। पर तब भी जजमेंट इस तरह के आए कि इवन दो यू आर नॉट अर्निंग एक्चुअली, आप कुछ भी करो, इवन भीख तक मांगो, पर तब भी जो है खर्चा आपको देना पड़ेगा। साथियों, उसके बाद अध्याय शुरू हुआ फाइनेंशियल प्लानिंग का। उसमें कुछ लोग बच पाए, कुछ लोग नहीं बच पाए, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग एक टेक्निकल अप्रोच है जिसमें आपको एलएलपीज पे काम करना होता है, जो प्राइवेट लिमिटेड है उस पर काम करना होता है, फैमिली ट्रस्ट है उस पर काम करना होता है, जो हर किसी के लिए आसान नहीं है। तो इसलिए हम भी एडवाइस करते हैं कि अगर आपकी अर्निंग बहुत छोटी है और आप पर केस हो गया है मेंटेनेंस का, देन फेस इट। और जहां कोई पुरुष जो है बहुत अधिक अर्निंग कर रहा है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीना, तो वहां पर फाइनेंशियल प्लानिंग का जो है एक बड़ा रोल जो है अदा होता है। पर साथियों, 144 बी एन एस एस ने तो अब एक नई दिशा दे दी आपको। ये दिशा क्या है, इसको अपन समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। और अब लाइबिलिटी आप पर नहीं, लड़की के पिता पे होगी। जिनको बहुत शौक था ना कहने का कि ये पापा की परियां हैं, तो अब ठीक है, मेंटेन करो अपनी परियों को, क्योंकि इन्होंने जो है हमारी लाइफ तो खराब कर ही दी है। पर आप तो जो है निकल के बच के ससुर साहब कि अब तो मेरा क्या है, शादी मैंने कर दी है, अब जो कुछ है वो संभालेगा पति इसका। तो इसलिए कानून में क्या बदलाव हुआ है और कैसे बेनिफिशियल है 144 बी एन एस एस, इसको हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। और हम चलेंगे कंपेरेटिव स्टडी करते हुए पुराने कानून से। साथियों, पुराना कानून क्या है मेंटेनेंस को लेके? 125 सीआरपीसी। नया कानून क्या है? 144 बी एन एस एस। कंपेरेटिव स्टडी ये कहती है कि नए कानून में एक वर्ड को जो है हटा दिया गया है, वो वर्ड है माइनर। पहले प्रोटोकॉल ये था कि अगर बच्चा माइनर है, इन केस ऑफ मेल और फीमेल, तो ऐसे सिनेरियो में टिल अटेंडिंग मेजोरिटी कंसर्न फादर जो है अपने बच्चों को मेंटेन करेगा। अब नए प्रोटोकॉल में क्या आ गया है कि बच्चा चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे माइनर है, चाहे मेजर है, पिता को जो है मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो कुल मिला के अब क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं और किस तरह से ये कानून जो है बेनिफिशियल है खासकर पतियों के लिए, इस पर जो है अपन अब एम्फेसाइज कर रहे हैं। अब यहाँ समय है तसल्ली से मेरी बात को सुनने का, समझने का, और उसके बाद उसको नोट डाउन करने का। अगले 10 मिनट के लिए अगर कोई भी जरूरी काम हो उसको छोड़ दो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत तसल्ली से आपको सुनना पड़ेगा और बहुत बारीक 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 इंटरप्रिटेशन से। क्लियर हो गया? मैं प्रोविजंस को पढ़ने जा रहा हूँ, बिल्कुल आप शांतिपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज को सुनने जा रहे हैं। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ये तो हो गया मेन टाइटल। सब क्लॉज 1 का कहता है कि इफ एनी पर्सन, कि कोई भी व्यक्ति, हैविंग सफिशिएंट मींस, रिफ्यूजेस और नेग्लेक्ट्स टू मेंटेन, कि कोई व्यक्ति विशेष है जिसके पास सफिशिएंट मींस है, उसके बावजूद भी वो रिफ्यूज करता है या नेग्लेक्ट करता है मेंटेन करने के लिए उसकी पत्नी को, तो जो पहला प्रोटोकॉल है वो लागू होता है कंसर्न पति के ऊपर। अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब पति के पास सफिशिएंट मींस है, पत्नी के पास सफिशिएंट मींस नहीं है, और पत्नी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही, यही है। और यही अभी तक हम जो है फेस करते आ रहे हैं। यूजुअली क्या होता है पिटिशंस में, पत्नियां क्या लिखती है कि भाई हम तो बेरोजगार हैं, और जजमेंट यहाँ तक भी है कि अगर पत्नियां प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं पर वो अर्न नहीं कर रही हैं, तब भी जो है मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। हालांकि जजमेंट इसके विपरीत भी है, पर मोटी मोटी बात यह है कि अगर आपके पास सफिशिएंट मीन्स है, जैसा कि लिख दिया रहता है पिटिशंस में,
और वाइफ कहते हैं कि मेरे पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, मैं अनेबल हूँ टू मेंटेन माई सेल्फ, तो वहां पर आपको खर्चा देना पड़ता है। आपका दायित्व जो है अराइज होता है एज पर सेक्शन 144 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अकॉर्डिंग। अब सब क्लॉज नंबर बी जो है ये लागू नहीं होता आप पे जब तक आपका बच्चा नहीं है। ये लागू किस पे है? आपके ससुर साहब पे भी और आप पे भी, यदि आपके बच्चा है तो। नहीं है तो लागू नहीं होगा सब क्लॉज नंबर बी। सब क्लॉज नंबर बी क्या कहता है? हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड। यहां पर आपको मैं अंडरलाइन करूंगा, यहां पर एक वर्ड था 125 सीआरपीसी में, वो था माइनर, अब वो हट गया है। मीन्स चाहे लेजिटिमेट चाइल्ड है चाहे इलेजिटिमेट चाइल्ड है, पर मोटी मोटी बात है कि कोई फर्क अब नहीं है, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो नहीं हो, अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। तो कुल मिला के अगर आपका पुत्र है या पुत्री है, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, देन यू आर लायबल। अब इस क्लॉज नंबर बी को हम पढ़ते हैं लायबिलिटी के फॉर्म में कि कंसेंट जो बिटिया है उसकी शादी कर दी, क्लियर है। अब क्लॉज नंबर बी को हम पढ़ रहे हैं एज इट इज, क्या है वो? हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड। यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है मेल और फीमेल, वेदर मैरिड और नॉट, चाहे वो मैरिड है चाहे वो नहीं है, अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, इसको हम पढ़ेंगे हिमसेल्फ और हरसेल्फ, क्लियर है। तो ऐसे सिनेरियो में सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी सेक्शन 144 बी एंड एस एस के तहत जो है लायबिलिटी किसकी बनेगी? आपके फादर की। अब क्लॉज नंबर सी थोड़ा सा क्लिच कर रहा है, क्या कर रहा है इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। हिज लेजिटिमेट और इनलेजिटिमेट चाइल्ड, जिसमें मैरिड डॉटर जो है इंक्लूड नहीं है, क्लियर है। हु हैज अटेंड मेजोरिटी, जो कि मेजर हो चुकी है, वेयर सच चाइल्ड बाय द रीजन ऑफ फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी और इंजरी अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। कुल मिला के चाइल्ड है लेजिटिमेट और इनलेजिटिमेट, क्लियर है, पर उसमें मैरिड डॉटर इंक्लूड नहीं की गई है सब क्लॉज नंबर सी के अंदर, इसलिए हमको सब क्लॉज सी पे ज्यादा जोर नहीं देना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके फादर इन लॉ, क्लियर है, अगर है तो, और जो आपकी वाइफ है उनका पर्सनल इशू है, बट मैरिटल पर्सपेक्टिव में नहीं है। उनका पर्सनल इशू मीन्स एक पिता और एक पुत्री के बीच संबंध है, और जो एक पुत्री की मांग है अपने पिता से, क्लियर है, कि मुझे आप मेंटेनेंस दो, चूंकि मैं फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप हूँ या एबनॉर्मल हूँ या मुझे कोई ऐसी इंजरी है जिस कारण से मैं अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती हूँ, तब एक जिम्मेदारी बनेगी पिता की अपनी पुत्री को मेंटेनेंस देने के लिए, क्लियर है। और अगर हम भी बच्चे वाले हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है बच्चों को देने में खर्चा, हम लोग कहाँ रेसिस्ट करते हैं कि जहां अमाउंट देना पड़े वाइफ को, क्लियर है। तो सब क्लॉज सी जो है हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैरिड जो डॉटर्स हैं उस कैटेगरी को बाहर निकाल दिया गया, क्लियर है। केवल वो डॉटर्स जो है इसमें इंक्लूड की गई हैं जो अनमैरिड है, क्लियर है बात ये। और उन बच्चों को इंक्लूड किया गया है जो मेजर तो हो चुके हैं इवन दो मैरिड और नॉट, पर मोटी मोटी बात यह है कि उन्हें कोई फिजिकल या मेंटल जो है इशू है, एबनॉर्मलिटी है या कोई इंजरी है, दैट्स व्हाई दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ, क्लियर हो गया अपने को। तो क्लॉज नंबर बी जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, वेपन है हिट करने के लिए। क्लॉज नंबर डी जो है ये लागू है हमारे पेरेंट्स के लिए। मान लीजिए मैं अपने पिताजी को मेंटेन नहीं कर रहा हूँ या माँ को मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, वो खर्चा मांग सकते हैं, ये तो हो गई जनरल बात है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। A magistrate of first class may, upon proof of such neglect or refusal, order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child at such rate as think fit। तो कुल मिला के क्लॉज नंबर बी को अब पढ़ते हैं वापस से इसके लाइट में कि बच्चा चाहे लेजिटिमेट है चाहे इलेजिटिमेट है, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, अनेबल टू मेंटेन, तो वहां पर दायित्व किसका बनेगा? फादर का। तो यहाँ लग गया एक ब्रेक। और लड़कियां लिखती भी तो है अपनी पिटिशन में, देखा होगा आपने कि मैं अभी अपने पिता पे निर्भर हूँ, क्लियर है। और वो चाहती क्या है कि लाइबिलिटी को शिफ्ट करना एब्सोल्युटली क्लॉज नंबर ए के हिसाब से आपके कंधों पे, तो आपको काउंटर पिटिशन जो है डालनी पड़ेगी 144 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंदर। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। तो जिम्मेदारी ये नहीं कि सिर्फ आपकी है, जिम्मेदारी दोनों की है, फादर की भी है और हस्बैंड की भी है। और इस बात को और क्लेरिफाई करता है अगला पार्ट। और एक बात वापस से ध्यान रखिएगा कि चूंकि माइनर हट गया है इस पूरे कानून से, अब चाहे बच्चा माइनर है चाहे मेजर है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्लॉज नंबर बी इसको और क्लेरिफाई कर रहा है, मैरिड और अनमैरिड है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्लॉज नंबर सी में सिर्फ इतनी सी बात है कि हालांकि हम पे लागू नहीं है, फिर भी मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि जहां बच्चा अनमैरिड है, मीन्स डॉटर है अनमैरिड है, शादी उसकी नहीं हुई है,
उसको मेंटल और फिजिकल एबनॉर्मेलिटी है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ दायित्व जो है वो पिता का है। क्लियर है? अब साथियों आगे प्रोविजंस क्या है? प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ ए फीमेल चाइल्ड। बहुत तसल्ली से ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ ए फीमेल चाइल्ड रेफर्ड इन क्लॉज नंबर बी। अब क्लॉज नंबर बी को अपन दोबारा पढ़ते हैं, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लॉज नंबर सी में क्या करा था उन्होंने? एक्सक्लूड कर दिया था मैरिड डॉटर को, पर क्लॉज नंबर बी में एक्सक्लूड नहीं है वो। वापस से अपन इसको इस रेफरेंस से पढ़ते हैं। मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है फादर, हस्बैंड नहीं बोला है, ऑफ अ फीमेल चाइल्ड। अब चाइल्ड का मतलब क्या है? चाहे वो माइनर है चाहे वो मेजर है। कैटेगरी क्या है? क्लॉज नंबर बी। चाहे वो लेजिटिमेट है चाहे वो इनलेजिटिमेट है, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, शर्त यही है अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। क्लियर है? तो यहां हमने कवर कर लिया फादर को। हालांकि इसमें एक नेगेटिव बात लिख दी गई है, अंटिल शी अटेंड हर मेजोरिटी। ये क्लॉज जो है नहीं पढ़ा जाएगा। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? जो 144 BNSS का स्कोप काफी ज्यादा है 125 CRPC से। पहले क्या था कि अगर बच्चा माइनर है तो टिल मेजोरिटी जो है पिता देगा मेंटेनेंस। क्लियर है? और एक जजमेंट पढ़ा होगा अपने केरला हाईकोर्ट का, गिरीश बनाम स्टेट ऑफ केरला का। उसमें भी जो है स्पष्ट किया गया था कि अगर पुत्री मेजर हो गई है, उसको फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में जिम्मेदारी पिता की नहीं बनेगी। तो पिता जो है दो कारणों से निकल रहा था बाहर। पहला था कि बच्चा जो है बिल्कुल फिट एंड फाइन है, दूसरी बात जो है मेजर हो गया है, अब तो वो निकल सकता ही नहीं। अगर एक बार ये साबित हो जाए कि ये बच्चा जो है उसी बाप का है जिससे आपने जो है ब्याह किया है। क्लियर है? दूसरी बात ये है कि वो बच्चा चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, इससे कोई फर्क अब नहीं पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वो बाप ये भी कहता है कि साहब ये मेरी औलाद ही नहीं है, पता नहीं कहां से पैदा हो गई है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेजिटिमेट और इनलेजिटिमेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इफ शी अटेंड हर मेजोरिटी। इसलिए मैं कॉमेंट कर रहा हूं, आप खुद समझिए, कॉमन सेंस लगाइए कि कोई लड़की क्या शादी कर सकती है 18 से पहले? अगर शादी हो गई इसके 18 से पहले तो क्या होगा? केस बन जाएगा, पिताजी में पॉक्सो होगा, पूरा परिवार जो है अंदर फिट हो जाएगा पॉक्सो के अंदर। क्योंकि अगर एक बार इंटरकोर्स हो गया, क्लियर है बात ये, और ये एविडेंस रिकॉर्ड मांगे कि इंटरकोर्स हुआ है, तो ये बेसिकली एक रेप माना जाएगा। क्लियर है बात ये? और इसके अलावा इसकी पुष्टि कहां से होती है? रेप कानून से, जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया है BNS में भी। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि चाइल्ड मैरिज को जो है प्रोहिबिट करता है कानून। क्लियर है बात ये? तो लड़की की उम्र 18 साल, सुना होगा आपने, लड़की की उम्र मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, तभी वो मैरिज के लिए योग्य है। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये पढ़ा ही नहीं जाएगा। और कानून जो है अब स्कोप कर चुका है बहुत लिबरल, चाहे वो माइनर है चाहे वो मेजर है, चाहे वो लेजिटिमेट है चाहे इनलेजिटिमेट है, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, देन शी इज इक्वली कवर अंडर द कैटेगरी। तो मजिस्ट्रेट जो है अगर सेटिस्फाइड है कि हस्बैंड के पास जो है सफिशिएंट मींस नहीं है, तो वहां पर दायित्व किसका बन जाएगा? आपके ससुर साहब का, मींस फादर इन लॉ का। और इसमें जो आगे है वो सेम एज इट इज है जो पोजीशन थी 125 CRPC के अंदर, तो उस पर जो है हम आगे नहीं जा रहे। तो मेरा कहना यह है कि वाइफ एक अलग कैटेगरी है, और जो कंसेंट फीमेल चाइल्ड है और मेल चाइल्ड है वो एक अलग कैटेगरी है। भाई आज किसी लड़की का ब्याह कर दिया उसके बाप ने, तो रहेगी तो उसकी लड़की। क्लियर है बात है? ये तो है नहीं कि भाई तुम्हारा ब्याह हो गया अब तुम कौन और हम कौन। क्लियर है? वो तो पॉसिबल हो सकता नहीं है। और हमेशा लड़की लिखती भी है कि श्रीमती सुवंशो, पत्नी श्री सुवंशो, पुत्री श्री सुवंशो, तो उसका मतलब संबंध जो है बाप और बेटी का वो हमेशा रहेगा। क्लियर है? जब संबंध है, और चाहे कोई भी तर्क लिया है उठा के पिताजी की, साहब तो मेरे औलाद ही नहीं है, तो इनलेजिटिमेट है, पता नहीं कहां से पैदा हो गई और कैसे पैदा हो गई, मुझे क्या पता साहब, तो फिर वो बच नहीं पाएगा। तो करना क्या आपको? ये जो कानूनी प्रोटोकॉल है इसका फायदा कैसे लेना? आपकी पत्नी जब भी केस करेगी आपके ऊपर, पिटीशन को ध्यान से पढ़ना तसल्ली से। उसमें वो जरूर लिखेगी अभी तक मेरा मेंटेनेंस जो है मेरे पिताजी कर रहे हैं। क्लियर है? इससे क्या मालूम पड़ता है कि उसका एक एडमिशन रिकॉर्ड पर आ गया, और ये एडमिशन रिलेवेंट है धारा 15 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एडमिशन एंड थ्योरी ऑफ स्टॉपर। वो अपने कथन से बंध गई है। अब वो कितना ही रोले चिल्लाने की साहब मेरे पापा ने मुझे मेंटेन करे नहीं है। क्लियर है? मैं खुद से मेंटेन हो गई हूँ तो मरी। क्लियर बात है? इसलिए जो उसका लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो उसके लिए घातक है। अगर उसने स्टेटमेंट लिख दिया ना ये वाला कि मुझे मेरे फादर मेंटेन कर रहे हैं, तो ऐसी सिनेरियो में वो कवर हो गई 144 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंदर। वो लेती कि मेरा भाई मेंटेन कर रहे हैं, तो भाई को जो है लेके डूबेगी। कारण क्या है? 69C 69D इनकम टैक्स एक्ट का आप निकाल के पढ़ लेना कि अगर भाई रुपया दे रहा है तो वो कोई जिम्मेदारी के तहत नहीं दे रहा है, वो उसको उधार दे रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो भाई को
अपने कंसर्न इनकम टैक्स रिटर्न में वो एंट्री शो करनी पड़ेगी। अगर उसने शो नहीं करी है तो आप नोटिस दीजिए उसके भाई को, और इसके अलावा कंप्लेंट कीजिए सेक्शन 148 इनकम टैक्स एक्ट की लाइट में कंसर्न आईटीओ को। ये बहुत जरूरी चीज है। हम लोग क्या चीजों को ले रहे हैं बहुत कैजुअल, जिसका नजायज फायदा जो है ये लोग उठा रहे हैं। तो हमको लीगली जो है इनसे लड़ना पड़ेगा, और उसका एक अच्छा प्रोटोकॉल क्या है, 144 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, साथ में लगा हुआ प्रोविजन जो चीजों को और स्पेसिफिक कर रहा है। और अगर हस्बैंड के पास सफिशिएंट मींस नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में जिम्मेदारी फादर की बनेगी। इसका मतलब प्रोपोर्शनेट मेंटेनेंस की थ्योरी पिक्चर में आ गई है। मान लीजिए आपकी अर्निंग 20,000 रुपए, आपकी वाइफ को चाहिए 30,000 रुपए, ससुर साहब जो है कमा रहे 20,000 रुपए, तो हम लोग अभी क्या ले रहे थे प्रोटोकॉल की हस्बैंड की इनकम का 25%। अब ये डिवाइड होगा 200 में। अगर पिता भी कमा रहा है और हस्बैंड भी कमा रहा है तो मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा, दोनों को मिला के प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर। तो 144 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड 144 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में दोनों की जिम्मेदारी जो है तय होंगी। और मेरी बात नहीं मान रही तो आज आप गूगल पे जाओ, सेक्शन 144 BNSS निकाल लो, तसल्ली से पढ़ लो। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, आज हम लोग इतना रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं आप लोगों के लिए, क्यों पढ़ रहे हैं? हम भी चाहते हैं कि भाई पुरुष बर्बाद नहीं हो, पुरुष अपने अधिकारों को जाने। तो 144 BNSS तक बात जावे नहीं। सबसे पहले आप लोग काम करो फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। आप लोग LLP जो कंसर्न प्राइवेट लिमिटेड है उस पर काम करना है अपने को। इन केस वी आर हैविंग सैलरी तो हमको काम करना है फैमिली ट्रस्ट पे। चलो नहीं कर पाए, गलती हो गई, और अपन जाते हैं मंदिर में भी कि भाई भगवान गलती हो गई, आइंदा में ध्यान रखूंगा। तो ठीक है भाई, गलती हो गई ना, तो उसका भी समाधान दे दिया भगवान ने आपको। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके ससुर साहब जो है एक्सपायर हो गए, नहीं रहे इस दुनिया में। तो एक बात ध्यान रखिएगा, एक डॉक्ट्रिन है कानून के अंदर जिसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ लायबिलिटी। मान लीजिए उनकी प्रॉपर्टी और असेट जो है उनका सुपुत्र ले गया या अन्य सुपुत्रियां ले गई, तो वो जिम्मेदार हो जाएंगी कानून के अंदर। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि जब धारा 19 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में ससुर जिम्मेदार हो जाता है इस थ्योरी पे कि जो कंसर्न बालक है, मींस जो आपका हस्बैंड है लड़की का, अगर वो एक्सपायर हो गया है और हस्बैंड की प्रॉपर्टियां जो है ससुर के हाथ में, देन एज पर सेक्शन 19 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ससुर जो है जिम्मेदार है टू गिव मेंटेनेंस। इधर है बात है। उसी प्रकार आपका जो कंसर्न फादर इन लॉ है वो भी जिम्मेदार है। वो नहीं रहा तो जिसके हाथ में उसकी प्रॉपर्टी चली गई वो जो है जिम्मेदार हो जाएगा। तो इसलिए कानून को पढ़ना पड़ेगा बारीकी से, और हमको बारीक जो है इंटरप्रिटेशंस करने पड़ेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो नुकसान जो है हमारे होगा। भाई आज की प्रॉपर्टी ससुर साहब की है, कॉमन सेंस की बात है, उसमें अधिकार सभी बच्चों का है। और आप सब जानते हैं कि जब से अमेंडमेंट आए कानून में, खासकर सक्सेशन कानून के अंदर, अब तो राइट जो है इक्वल मिल गए हैं लड़की को। और कानून खुद भी कहता है कि हम लड़का और लड़की में जो है भेद नहीं करेंगे, बोथ आर इक्वल। तो जब राइट बच्चे को है, मींस एक बेटे को है, तो वही राइट जो है बेटियों को भी होंगे। तो जब वो खुद अपनी इच्छा से अपने हक त्याग देती है तब कानून कहाँ जाता है? भाई अगर लड़की लिख भी देना कि मैं अपना हक त्यागती हूँ मेंटेनेंस का, तब भी कहता है कोर्ट नहीं भाई देना पड़ेगा हस्बैंड को। क्लियर है बात? ये हस्बैंड बिल्कुल लाचार है, अपाहिज हो रखा है, हालत खराब हो रखी है, तब भी जो है दायित्व बनता है हमारा। तो हम लोग क्या इतने बुरे हैं? पूछो भगवान से, क्या इतना बुरा हूं मैं? ओ माय गॉड, ये पूछो भगवान से। तो भगवान कहते हैं भाई तुम लोग बुरे नहीं हो, जो लोग इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं ना वो दुष्ट है। पर देखो जब ईश्वर हमारे साथ है, महादेव हमारे साथ है, तो दुष्टों का अंत होना ही होना है। तो जब ये अमेंडमेंट्स हो रहे थे ना या नए कानून बन रहे थे, तो इनको बहुत ही उछाल कूद कि हमारे लिए कानून और होना चाहिए लिबरल। भाई क्या लिबरल होना चाहिए कि पापा तो मेंटेन करेंगे सिर्फ हमको टिल मेजोरिटी, तो हमारा स्कोप बढ़ाओ। तो पार्लियामेंट ने स्कोप तो बढ़ा दिया, पर स्कोप बढ़ाते बढ़ाते वो पत्थर खुद पे गिर गया आगे। जैसे ये लोग भागे थे ना पहले कि हम चाहे लिविंग में रहें चाहे नहीं रहें, एडल्ट्री ऑफेंस ही होना चाहिए, हम भी सुखी हमारा प्रेमी भी सुखी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई 497 IPC इज टोटली अल्ट्रा वायरस। एक लड़की का अधिकार है कि वो किसको चुनती है अपने सेक्स पार्टनर के रूप में। इधर बात ये, और उससे क्या हुआ कि जो हमारे शेर थे वो भी जो है पिंजरों से बाहर आ गए। फिर जब वो गए लिविंग में तो फिर इनके जो है दिक्कतें हो गई, अरे साहब ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो अब भी वही हुआ है, इन्होंने मांगा कि स्कोप बढ़ जाए, क्लियर है, तो हम लोग बच गए। कुल मिला के लड़कियों को चैन नहीं है, उनको चाहिए मेंटेनेंस। तो इनको लगा भाई अगर हम अनमैरिड भी रह गई, क्लियर बात है, और हमारी जो है स्थिति बहुत खराब है, मीन्स हम कमा नहीं पा रही हैं, तो हमारे पापा तो हाथ खड़े कर देंगे ऐसे, नहीं बेटा अब तुमको खर्चा नहीं मिलेगा क्योंकि तुम तो हो चुके हो मेजर। तो इसलिए बहुत गर्व की बात है कि सरकार ने
चाहे ये डिसीजन कैसे भी लिया, पर अल्टीमेटली निर्दोष पतियों का भला कर दिया। इसलिए जब भी आपको नोटिस आ जाए कोर्ट से, तो गो फॉर अ काउंटर क्लेम, एम्फेसाइज ऑन सेक्शन 144 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, और ठाकुर से भी कह दो कि भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है, भले ही इन्होंने आपके हाथ कटवा दिए तब भी आपको खर्चा तो देना ही पड़ेगा। ठीक है ना बात ये। तो इसलिए भाई सोच समझ के मांगो, क्योंकि मांगना ये नहीं कि जो मर्जी है मांग लिया, कई बार मांगना नुकसानदायक भी हो सकता है। क्लियर है। और आपको मैं बताऊं, बाद में एक पिक्चर भी देख के आया था, इसको अपन समअप कर रहे हैं, भूल चूक माफ। तो एक बंदे की जो है शादी नहीं हो रही थी, वो गया भाई महादेव के पास, अरदास करी, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। फिर किसी ने कहा भाई जाकर मांगो कि मैं कोई नेक काम करूंगा, मेरा काम करा दो। उसने जो है जल अर्पित किया, फिर दूध अभिषेक किया, अल्टीमेटली मांग लिया भाई मेरी मैरिज करा दो, मैं अच्छा काम करूंगा। तो कितना लफड़ा हो गया, खुद ही फंस गया अपने काल चक्र में। क्लियर है बात है। तो मेरा कहना यह है कि लड़कियों ने क्या मांगा पार्लियामेंट से कि हमारा स्कोप बढ़ा दो, कि चाहे हम अनमेरिड रहें जिंदगी भर, जो है अनमेरिड रहें, चाहे बेरोजगार रहें, पर हमें मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। क्लियर है। तो मांगा किस लिए था? खुद के लिए। इनको ये ध्यान था ही नहीं कि इस पूरे खेल में हमारे पापा फंस जाएंगे, और पापा जो है फंस गए। और एक गाना जब गाया था ना आमिर खान साहब ने, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो जब उनके पिताजी को मालूम पड़ेगा ना कि इन्होंने जो मांगा है उससे मैं फंस गया हूँ, मैं ठाकुर साहब के हाथ गड़ गए उससे, तो फिर इनका क्या गर्त करेंगे पता नहीं। पर इनके पापाओं को ये बात मालूम नहीं है। वो बात कैसे मालूम पड़ेगी? जब आपके लीगल नोटिस उनके घर तक पहुंचेंगे। तो इसलिए वक्त है, जज्बात है, कानून है, उठा लो फायदा भी। तो इसलिए मैंने आपको जो पढ़ाया है वो बिल्कुल कानून है, और अक्षरशः पालना में करनी है कानून की। अब इस कानून में कोई भी भेद नहीं है, चाहे माइनर का हो चाहे मेजर का, सिर्फ हमें चाइल्ड ही पढ़ना पड़ेगा। और क्लॉज बी का रेफरेंस जब 2 जगह आ गया है और शब्द हट गया माइनर, इवन डेफिनेशन भी हट गई माइनर की, अब तो चाहे वो 1 साल की गुड़िया हो चाहे 80 ईयर्स की गुड़िया, तो बस गए पिताजी उसके। जैसे पढ़ेंगे 144 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, फिर इधर से उधर जो है भागते फिरते रहेंगे। तो इसलिए उनको सही जगह उनकी दिखा दो कि उनको कहाँ होना चाहिए। भाई वो तो घर बैठे हैं आराम से अंगूर खा रहे कि बेटियां रानी जाएगी दामाद जी से पैसा लेके आएगी, तो मालूम पड़ जाए उनको भी कि बेटियां रानी जाएगी, पर साथ में घसीटते हुए ठाकुर को भी ले जाएगी। क्लियर है बात। और लो मजा, इसलिए कोई टेंशन नहीं है अपने को। जब आएगा 144 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, तो कह देना पापा ये राइट टाइम है टू गिव द मेंटेनेंस। क्लियर है बात ये। तो जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन जय हिंद जय भारत।